अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है आवाज। देखिए ज़रा ज्वाइन करने बाकी बच्चे। सर ये स्लाइड्स शेयर कर दीजिएगा प्लीज। मैं लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ से मैंने जी उठाया था। और ये साइड में स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम ठीक सर। है सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, स्क्रीन आ रही है नज़र? यस सर। जी सर, आ रही है। ये साइड में यस आपको सर। रेड प्लस भी नज़र आ रहा होगा। ये मैं दिखाता हूँ रेड प्लस भी। UNFCCC। मेरे ख्याल में आ गए काफ़ी स्टूडेंट। स्टार्ट करें? जी सर, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह करें, चलें। अच्छा जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अब कोई भी इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट जो है वो कैसे एंटर्स इनटू फोर्स, वो कैसे मजबूरी बनता है उनकी, जो कि इसके मेंबर्स हैं। देखें, सबसे पहले होता है प्री निगोशिएशन फेज। सबसे पहला फेज, जब भी कोई भी इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट या कोई कन्वेंशन बनने बनने जा रही होती है, तो उसका पहले प्री निगोशिएशन फेज होता है, फिर होता है निगोशिएशन फेज। निगोशिएट कर प्री निगोशिएशन फेज क्या होता है? निगोशिएशन फेज जो भी है, उसमें क्या होता है कि एक ड्राफ्ट बन के आता है मुख्तलिफ कंट्रीज से, और वो ड्राफ्ट जो है वो यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें सर्कुलेट होता है। फर्जिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आएगा, इंडिया है उसमें आएगा। कोई भी कन्वेंशन बनने जा रही है, तो फिर वो जो प्री निगोशिएशन फेज के बाद वो निगोशिएशन पे आता है, मतलब कंट्रीज उस पर निगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं। वो जो ड्राफ्ट आता है उस पे सारे बैठ के, मुख्तलिफ कंट्रीज बैठ के जो है, कोई डेवलपमेंट के हवाले से हो, कोई सस्टेनेबिलिटी के हवाले से हो, या बेजल कन्वेंशन है, जो जितने भी कन्वेंशन आई हैं वो पहले प्री निगोशिएशन फेज में थी, फिर निगोशिएशन फेज में आई। यानी लोगों ने टेबल टॉक करके उस पर निगोशिएट किया उस ड्राफ्ट पे कि इसको ऐसे होना चाहिए, या इसके अंदर से ये चीज़ निकाल देनी चाहिए, या ये चीज़ इसके अंदर ऐड कर देनी चाहिए। तो इसको कहते हैं हम, एक मैसेज छोड़ दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे कि हमने सेशन स्टार्ट कर दिया है। कौन कौन, उस्मान आप करेंगे, कौन करेगा? कंजा आप करेंगी? सर मैं कर देती हूँ। सर ये एमईए का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स। अच्छा सही। ठीक है, कर दिया। यस सर। अच्छा जी, अब पहला फेज होता है जिसके अंदर ड्राफ्टिंग हुई, यानी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक्सपर्ट्स ने ड्राफ्ट किया इसको। ड्राफ्ट करने के बाद जो है वो एक मीटिंग बुलाई गई, जिसको हम कहते हैं कॉप। कॉप कहते हैं या मॉब भी कहते हैं, मीटिंग ऑफ पार्टीज, या पता नहीं इस तरह है कोई लफ्ज़ है इसका, मीटिंग ऑफ पार्टीज मॉब कहलाता है, कॉप मॉब। तो वो फिर वो मुख्तलिफ कंट्रीज, सारे कंट्रीज आके बैठते हैं, वो ड्राफ्ट घूमता है, जितने भी उसके एक्सपर्ट्स ने उसको जो ड्राफ्ट बनाया होता है, फिर उस पर निगोशिएट होता है कि भाई इसमें ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, ये चीज़ पॉसिबल है या ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, उसको ऐड करना चाहिए और इस चीज़ को रिमूव करना चाहिए। तो ये कहलाता है निगोशिएशन फेज। फिर होता है एडॉप्टेशन एंड, फिर जब निगोशिएट हो जाता है तो वो कन्वेंशन बन जाती है। फर्ज किया हमारे पास एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन मीनामाटा, मीनामाटा बे कन्वेंशन ऑन मरकरी। तो ये पहले ड्राफ्ट बना था, कोई प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम क्या आया था, कौन बताएगा? अमजद, क्या आया था, क्यों बना था मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी? प्रॉब्लम क्या आई थी? अमजद बता दें या मुझे कोई और बता दें? कंजा आप बताइए।
सर वो जापान के अंदर एक तो इंडस्ट्री थी, वो अपना टॉक्सिक मटेरियल जो है वो किसी पानी में समंदर में जो है डंप कर रही थी, वहाँ की जो फिशेस टॉक्सिक थी मटेरियल क्या था वो? उसके अंदर मरकरी, ठीक सर है, मरकरी था गुड गुड। उसके अंदर। फिर फिशेस ने जब उस फिश के उस पानी के अंदर फिशेस थी, तो उन्होंने जब वो उनके अंदर गया, तो फिर हम इंसानों ने जब वो फिशेस खाई, तो हमारे अंदर जो है वो मेल फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई थी। गुड, वो माल तो फिर फंक्शनिंग इस वजह से नॉर्मली फिर वो ज्यादातर जब रिसर्च किया ठीक है। बच्चों में हुई, और न्यूरो टॉक्सिकोलॉजी वगैरह हाँ उस गुड, तरफ मतलब हुआ, ठीक है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हुए थे। ठीक है ठीक है उसके बाद फिर जब रिसर्च वगैरह हुई, तो पता चला कि ये मरकरी की वजह से हुआ है। सही है। तब ये कन्वेंशन सबसे पहले स्टार्ट तब हुई थी। तब ये प्रॉब्लम आया और प्रॉब्लम का एक ड्राफ्ट बना, फिर निगोशिएशन फेज में गया, फिर एडॉप्शन एंड सिग्नेटरी फेज है। सिग्नेटरी फेज जो मैंने आपको एक ड्राफ्ट दिखाया अभी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का, तो सिग्नेटरी फेज ये होता है कि कौन कौन से कंट्री उसको साइन कर रहे हैं कि भाई हम इसको हम इसको मानते हैं, हम इसको जाके इम्प्लीमेंट करेंगे अपने मुल्क में। जैसे एक कन्वेंशन हुई ना, तो कन्वेंशन में बुला लेते हैं एक मीटिंग ऑफ पार्टी हुई, तो सारे कंट्रीज के अंदर लेटर जाता है कि इस डेट को जो है ये फलानी कन्वेंशन हो रही है, आप सब पार्टीज इसके अंदर आए। तो वो जो कंट्रीज होते हैं, फर्ज किया पाकिस्तान यहाँ से गया, तो पाकिस्तान कहता है हाँ भाई हम इसको अडॉप्ट करते हैं अपने मुल्क में, जाके इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, ये मीनामाटा बे कन्वेंशन जो है। तो पाकिस्तान साइन करके आ गया। जब वो वापस आए, तो अब ये जाएंगे उसको रेटिफाई एंड एक्सेशन फेज के अंदर। रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम इंटरनेशनली तौर पे सिग्नेचर साइन करके आ गए, हम साइन करके आए कि हम अपने मुल्क में इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, इस चीज को बैन करेंगे। दैट इज आवर रेटिफिकेशन फेज, इसको कहते हैं रेटिफिकेशन। और एंट्री इनटू फोर्स, ये फिर एंट्री इनटू फोर्स का मतलब ये है कि फिर वो बाय वंस जो है ना उसकी रेगुलेशन बन के वो बाय फोर्स इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये 4 फेजेस हैं। एक और फेज भी होता है इसके अंदर वो फेज ये होता है कि यू कैन एक विड्रॉल फेज भी होता है। रेटिफिकेशन के बाद विड्रॉल फेज भी आता है। जैसे इंडिया ने अभी एक हरकत की थी, इंडिया ने क्या किया था, विड्रॉ किया था। किससे, कौन से प्रोटोकॉल से विड्रॉ किया पता है आपको? इंडिया हैज रिजाइंड या रिजाइन किया उसने, या उसने जो है विड्रॉ किया है इस पे जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, या क्योंकि ये बहुत ज्यादा कार्बन प्रोड्यूसर है, इंडिया जो है वो कार्बन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस पे जब इंटरनेशनली प्रेशर आया कि भाई आप अपनी रिडक्शन करें, इसी तरह चाइना पे इंटरनेशनल प्रेशर आया कि आपने इतनी कार्बन जो है कार्बन एमिशंस किए हैं कि वो एयर जो है आपकी बिल्कुल गदली हो गई और नजर नहीं आता। तो फिर ये जब इंटरनेशनली जब इनके ऊपर क्या कहते हैं हम वो सख्ती आती है, तो फिर कंट्रीज उसको रेटिफाई करती हैं, उसको अडॉप्ट करती हैं। लेकिन बाज़ कंट्रीज क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि भाई हम इससे दस्तबरदार हो रहे हैं, हम इससे विड्रॉ, तो विड्रॉल फेज भी होता है और दैट इज ऑप्शनल फेज, ये कंट्रीज के ऊपर होता है। तो ये 4-5 फेजेस हैं जिसको हम कहते हैं कि मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स। कोई भी ड्राफ्ट जो है, कोई भी कन्वेंशन है, वो इस फेज से गुजरती है। ठीक है, इस तरह एक फेज है। और इससे पहले मैं एक चीज बताना भूल गया, वो ये कि क्लस्टर हमने पढ़े, कितने क्लस्टर्स थे मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स के? 3 क्लस्टर थे। ठीक है, 3 क्लस्टर थे। इसी तरह टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट जो है मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स की, एक टाइप ये भी है, उस 4 टाइप्स वो भी हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि एक एग्रीमेंट की शक्ल है जिसको हम कहते हैं फ्रेमवर्क कन्वेंशन। एक एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट की शक्ल होती है जिसको हम कहते हैं बायलेटरल एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट की शक्ल होती है जिसको हम कहते हैं रीजनल एग्रीमेंट। और इसी तरह एक एग्रीमेंट था, वो मेरे जहन से निकल गया। तो इस तरह 4 शक्लें उसकी। तो एक हो गया हमारा फ्रेमवर्क कन्वेंशन हो गया, एक हो गया हमारा बायलेटरल कन्वेंशन हो गया, एक हो गया हमारा कौन सा बताया मैंने आपको तीसरा, मेरे जहन से निकल गया, रीजनल कन्वेंशन। और चौथा एक और था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे फ्रेमवर्क कन्वेंशन की एग्जांपल है UNFCCC। फ्रेमवर्क कन्वेंशन इज ऑलवेज एक्सप्लेन्ड बाय प्रोटोकॉल्स। जो भी फ्रेमवर्क कन्वेंशन बनेगी वो एक्सप्लेन होगी प्रोटोकॉल्स के जरिए। जितना भी फ्रेमवर्क कन्वेंशन होगा ना, जहां पे फ्रेमवर्क कन्वेंशन का लफ्ज आएगा, जहां पे भी फ्रेमवर्क कन्वेंशन का लफ्ज आएगा,
these framework conventions are further explained by protocols, उनको प्रोटोकॉल से एक्सप्लेन किया जाएगा। दूसरी टाइप मैंने बताया आपको बायलेटरल कन्वेंशन। बायलेटरल कन्वेंशन की एग्जांपल ये होती है कि कोई से दो मुल्क आपस में मिलकर एग्रीमेंट कर लें कि हमने भी इस इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट को फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड बायलेटरल। जैसे हमारे यहाँ मैं मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तान का जो है वो बायलेटरल कराएगा। पाकिस्तान और इंडिया ने जो मायदा किया हुआ है दैट इज नॉट इन्वायरमेंटल, बट उस मायदे को जो हम ट्रीटी कहते हैं, जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, ये बायलेटरल की एग्जांपल है। ये दो कंट्रीज ने इसको क्या कहते हैं उसको साइन किया हुआ है, तो ये कहलाता है बायलेटरल कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट। ठीक है। एक इसी तरह होता है रीजनल जो हमारा एग्रीमेंट होता है, रीजन कन्वेंशन जो होती है वो किसी पर्टिकुलर रीजन की होती है। लाइक एशिया ने उसको अडॉप्ट कर लिया, यूरोप ने अडॉप्ट कर लिया, खित्ते में हो या कोई इस तरह। खित्ते में, गुड। जैसे खित्ते में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बमाको कन्वेंशन है। बमाको कन्वेंशन ऑन हैजर्डस सब्सटेंस, ये है तो हैजर्डस सब्सटेंस के ऊपर, लेकिन ये बमाको कहाँ का कंट्री है, कौन बताएगा मुझे? सब सो रहे थे। अफ्रीका। हाँ राहिल, ये मुझे ये बताएं क्या नाम है? अफ्रीका शायद। अफ्रीका का, अफ्रीका का कंट्री है। तो अफ्रीकन कंट्री के अंदर सिर्फ अफ्रीका जो हैजार्डस सब्सटेंस पे एक कन्वेंशन हुआ अफ्रीका के अंदर, नॉट यूरोप, नॉट इंक्लूडेड एशिया, नॉट इंक्लूडेड अमेरिका। पूरा अमेरिका इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, चाइना नहीं है, अमेरिका सॉरी अफ्रीकन कंट्रीज आपस में बैठे, यूनाइटेड नेशन का एक बंदा बैठा, आपस में उन्होंने डील की कि भाई हम जो है वो हैजार्डस सब्सटेंस पे एक कन्वेंशन बना रहे हैं, और बमाको के अंदर ये हुआ था जिसको कहते हैं बमाको कन्वेंशन ऑन हैजार्डस सब्सटेंस। तो ये रीजनल कन्वेंशन की एग्जांपल है। बायलेटरल में दो आएंगे, उसकी भी एक एग्जांपल है, मुझे जहन में नहीं आ रही, रीजनल है, और एक और मैंने आपको बताया फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो ये तीन टाइप्स इसकी ये भी हैं। तो अब मैंने तीन चार चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एक मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स कितने क्लस्टर्स होते हैं, दूसरा मैंने आपको बताया कि उसके टाइप्स कितनी है, टाइप्स वही हैं, फ्रेमवर्क है, रीजनल है और बायलेटरल है, और तीसरा मैंने आपको बताया कि कोई भी मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट जो है उसके कौन कौन से फेजेस हैं जब उसका कोई कंट्री अडॉप्ट कर रहा होता है। तो पहला प्री निगोशिएशन फेज है, निगोशिएशन है, फिर एडॉप्शन है यानी सिग्नेटरी फेज है, और फिर उसका रेटिफिकेशन फेज है। रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि हम इसको अपने मुल्क में जाके इम्प्लीमेंट करेंगे, रेटिफाई करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, दैट इज कॉल्ड द रेटिफिकेशन फेज। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इम्प्लीमेंटेशन। हेलो जी जी, आवाज आ रही है? अच्छा सर, मुझे एक चीज पूछनी है सर, मुझे थोड़ा सा मरकरी के बारे में बताइएगा। जो अभी आप मरकरी का बता रहे थे, जैसे मैं जहाँ पे काम करता हूँ नूरियाबाद में, तो हमारे पास जो पानी आता है जैसे वो कैंजर झील से आता है, आपका कुछ नाम बोर क्या से आता है। नाम मुझे नजर नहीं आ राहिल राहिल रहा। राहिल, ठीक है जी सर। उसमें मरकरी हमारे पास जो है वूमन एक जो लिमिट क्वांटिटी उससे हमेशा ऊपर ही आता है। जो अच्छा, नेचुरल जो हम पानी ले रहे हैं कैंजर झील से लेते हैं, और बोर वाटर जो आपका आसपास। काम किस चीज का है? सर टेक्सटाइल है, हमारी टावल कंपनी है। टावल कंपनी में मरकरी यूज होता है ना? नहीं होता? सर केमिकल्स में तो देखें, कोई जो टिपिकल जो फार्मूले होते हैं उनमें तो होता है। मैं प्योर जो रॉ वाटर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रॉ वाटर में मरकरी आ रहा है जी। ये तो आप सिंध की बात कर रहे हैं, कराची के पास की बात कर रहे हैं, नूरियाबाद की, जहाँ इंडस्ट्रियल जोन है। हाँ इंडस्ट्रियल एरिया है। मैं आपको गिलगित की स्टोरी बताऊँ, गिलगित और हुंजा, जहाँ के मैंने वाटर पे रिसर्च की हुई है, तो वहाँ के मुख्तलिफ एरियाज का हमने वाटर कलेक्ट किया था। वहाँ पे एक जर्मन बंदे ने काम जर्मनी के बंदे ने काम किया। तो जब मैंने उसके पेपर पढ़े तो ये तो सिंध है, आप कराची और उसकी बात करें, ये तो वहाँ पे भी निकला है, पता है आपको? जहाँ का पानी हम कहते नहीं हैं, सर, उसके नहीं पता। जहाँ का पानी हम कहते हैं कि दैट इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड वाटर, ये तो मिनरल वाटर से भी अच्छा है, ये गिलगित के पहाड़ों पे जाके मरकरी कहाँ से निकल आई? तो वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है, कोई रॉक्स नहीं है उसकी जो सोर्स बन सकती है। तो मरकरी तो वहाँ पे भी पाया गया है, और लोग परेशान है कि मरकरी वहाँ पे क्या है। तो वो जो अंग्रेज जर्मन साइंटिस्ट था, उसने कहा कि वहाँ पे पैन एमलगमेशन हो रही है। पैन एमलगमेशन, कोई एमलगमेशन होती है, कोई मेरे ख्याल में कोई सोना तलाश करने के लिए ना मरकरी का यूज करते हैं लोग। तो वो ठीक। उसकी वजह से वो मरकरी भाई निकली है। तो यहाँ तो आप
तो होगी यहाँ के पानी में, बिल्कुल होगी। और इसको हम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। शहरियार क्या हाल है? शहरियार लेट हो गए। सर, अभी अभी बस पहुंचा हूँ घर पे और मैंने कहा लॉगिन हो जाओ। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात। हम एग्रीमेंट्स के हवाले से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मिया, अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंटरनेशनल कमिटमेंट एंड requirements to into national law and policy in order to induce behavioral change of target group, that is those actors causing the problem in questions, ठीक है। फिर compliance में आता है refer to whether the countries adhere to the agreement provision and undertake implementation measure including procedural measures, ठीक है। फिर effectiveness क्या है, whether an MIA resolved a problem that caused its creation। देखिए हमारे यहाँ भी यही होता है कि सबसे पहले कोई अगर साइन करके आए, सिग्नेटरी बने हैं, तो सबसे पहले वो रेटिफाई होगा। रेटिफाई का मतलब ये है कि हम उसको प्रोसेस बनाएंगे कि जो हम इंटरनेशनल कमिट करके आए हैं कि हम इसको फेज आउट करेंगे या इसको निकालेंगे, तो उसके लिए नेशनल लेवल पे कौन सी लॉ या कौन सी पॉलिसी बनाई जाए, यही हो सकता है ना। आप नेशनल लेवल पे सबसे पहले लॉ बनाते। हमने जैसे इन्वायरमेंट के एग्रीमेंट्स को साइन करके आए, तो हमने क्या बनाया, हमने नेशनल लेवल पे इन्वायरमेंटल लॉ और उसकी पॉलिसी डिजाइन की, ठीक है। फिर उसके फर्दर हमने जो जो हम साइन करके आए थे, जैसे अभी हम मरकरी पे साइन करके आए हैं, तो अब जब मरकरी पे साइन किया, रेटिफिकेशन फेज आएगा, तो पाकिस्तान अब देखना कि मीन वाइल जो है वो मरकरी पे एक जो है कोई लॉ या उस पर पॉलिसी निकालेगा। ये आप मेरी बात नोट कर लीजिए। ये जो भी जरताज गुल साहिबा इन थी, इसका मकसद ये था कि वो एक्सपर्ट्स को बुला के, ये कराची में भी आई है, ये इस्लामाबाद में भी जाएंगी, ये लाहौर में भी जाएंगी, ये इसी तरह पेशावर में भी जाएंगी, ये पूरे कंट्री के अंदर जो है ये जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर इदारे आएंगे, लाइक सीपा है, बीपा है, या हमारा पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, इन सब के अंदर ये जाके बात करेंगी और फिर कहेंगे कि भाई हम जो है इसको फेज आउट करेंगे, आप इदारे हमारे साथ हैं। बस यही होता है ना पॉलिसीज। अब ये पॉलिसी बनाएंगी और आप देखिएगा कि नेशनल लेवल पे उसकी कोई रेगुलेशन निकल आएगी रिगार्डिंग फेज आउट ऑफ द मरकरी, क्योंकि हम साइन करके आ गए। तो दैट इज द मेन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनमिया। फिर कंप्लायंस होती है, मानी मतलब आपने पॉलिसी तो बना ली, फिर उसकी आप कंप्लायंस कैसे करेंगे, कंप्लायंस कैसे कराएंगे। फर्ज किया उसके कोई एनिक्यूज बनाएंगे, उसके लिए कोई आप जो है उसकी प्रोडक्शन पे बैन करेंगे, ये उसकी कंप्लायंस की हम क्या करते हैं, वो उसकी प्रोविजन देखते हैं। फिर फाइनल हम जब इम्प्लीमेंट करके उसकी कंप्लायंस चेक करने के बाद हमारे पास ये आता है सामने कि ये इफेक्टिव है या नहीं, कि हमने जो काम किया है ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, फर्दर इस पे काम करने की जरूरत है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल, ये बड़े काम की चीज़ है। हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि कौन से कन्वेंशंस और कौन से प्रोटोकॉल्स को पाकिस्तान ने साइन किया और रेटिफाई किया। जी कौन 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 बताएगा, किस किस को किया होगा हम लोगों ने। मैं बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल स्लाइड्स, कोई मुझे बता दे पाकिस्तान ने जो 22 सिग्नेट साइन किए हैं उसमें कोई 4 बता दें, किस किस को साइन किए। शहरियार बताना जरा। सर इसमें एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, और ठीक फिर है, एक क्योटो है, क्योटो एक मॉन्ट्रियल, क्योटो है, ठीक है, हो गया, उस पे साइन किया हमने। और एक मेजर और मेजर 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 हैजार्डस के हवाले से किसका सिग्नेटरी है? जिशान अंसारी बताइएगा। सर डाइऑक्सिन वगैरह। ठीक है, पेस्टिसाइड पे भी साइन किया हुआ है, पेस्टिसाइड पे साइन किया हुआ है जी, पेस्टिसाइड्स में आ जाता है। पॉप्स के हवाले से अपने साइन किया हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट ये है, ये मैं बिल्कुल कॉमन चीज, मोस्ट पॉपुलर चीज पूछ रहा हूँ। वेटलैंड के हवाले से हमने रामसर पे साइन किया हुआ है और रामसर पे साइन किया हुआ है, और हमने हैजार्डस के हवाले से बेसल कन्वेंशन के सिग्नेटरी है। बेसल कन्वेंशन, बिल्कुल। हाँ शरियार याद है ना कि बेसल कन्वेंशन जी के जी जी तहत सर, बिल्कुल है। हम जो है प्लास्टिक convention इतना है। इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वी आर द सिग्नेटरी ऑफ बेसल कन्वेंशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से कन्वेंशन है जो जिसकी पाकिस्तान में सिग्नेटरी है। एक हम देख लें, मेरे ख्याल में बेसल कन्वेंशन तो आएगा इसमें। दीज आर कन्वेंशंस, और ये नेम ऑफ द कन्वेंशन, डेट ऑफ साइनिंग और डेट ऑफ रेटिफिकेशन। साइनिंग और रेटिफिकेशन में क्या फर्क है, मैंने बताया आप लोगों को।
कौन बताएगा मुझे? सर साइन तो तब किया ना जब हम लोगों ने एग्री किया कि हाँ भाई हम ये चीज यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर यानी डेट ऑफ रेक्टिफिकेशन साइनिंग। तब हुआ जब, हाँ, और रेक्टिफिकेशन तब हुआ जब से हमने इस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी इसके कंप्लायंसेस बनाने के बाद। गुड गुड। तो इसका मतलब हमारी जो रामसर कन्वेंशन में जो हमने साइन किया है, इसी तरह हमने सीएमएस पे साइन किया है और साइट्स पे साइन किया है। कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज ये 1982 में हुई थी और पाकिस्तान इसका जो रेटिफिकेशन किया 1997 में किया है। वियना कन्वेंशन हुई थी ओजोन डिप्लीशन पे, ठीक है। इसी तरह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, बेजल कन्वेंशन हुई थी, ये जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था। तो 7 तो ये हो गई, दीज आर द 7 कन्वेंशंस। इनका मेन थीम भी बता दिया। रामसर कन्वेंशन का मकसद या मतलब क्या था, इसका बेसिक थीम क्या था कि तमाम वेटलैंड जो है वो लोकल, रीजनल और नेशनल लेवल पे सेव की जाए। इसी तरह माइग्रेटरी स्पीशीज कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एवियन माइग्रेटरी। एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज क्या होती है, कौन बताएगा? मैं इस कोई अगर बायोलॉजी से रिलेटेड है कोई, किसी को अगर सर पता? बर्ड्स सर माइग्रेटरी बर्ड्स बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल माइग्रेटरी। बर्ड्स को एवियन मींस अच्छा एविएशन से निकला ना ये? जहाज जैसे सिविल एविएशन होता है मेरे ख्याल में, तो ये उड़ने वाली चीजों को एवियन कहा जाता है। यस सर। ठीक जी है। सर। इसी तरह साइट्स है कि हम इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे, सिग्नेटरी है, ठीक है। पाकिस्तान मारखोर आगे बाहर नहीं बेच सकता, लिमिटेड अमाउंट में कर सकते हैं, लेकिन ये कि वी आर द सिग्नेटरी, तो मारखोर आप बाहर नहीं बेच सकते। इसी तरह कोई महंगी लकड़ी है वो नहीं बेच सकते, तो इंटरनेशनल ट्रेड बैन है। और कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, ये भी हमने पीसफुल यूजेस ऑफ सी एंड ओशन, ये भी हमने साइन किया हुआ है कि हम पीसफुल यूज करेंगे। लेकिन जितना सत्यानाश हमारे सी का हो रहा है तो शायद किसी और सी का हो रहा हो। बदबू है अब तो, आप कभी सी व्यू पे जाए तो तबाही मची हुई है। वियना कन्वेंशन है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर पे हमने साइन किया हुआ है कि हम भाई ओजोन लेयर डिप्लीट होने से बचाएंगे। और इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे भी साइन किया हुआ है कि हम जो है वो ओजोन लेयर से डिप्लीट होने वाले उसकी रिडक्शन ऑफ एमिशन करेंगे। और फिर बेसल कन्वेंशन में साइन किया हुआ है कि बेसल कन्वेंशन के तो भाई डिप्टी डायरेक्टर यही है ना, ज़ैगम अब्बास साहब है ना? सर हाँ, इन्हीं के साइन होते हैं ना इस पे, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज पे। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर इसी तरह सीबीडी के भी हम सिग्नेटरी हैं, जो जून 1992 में कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसी तरह वही यूएनसीसीडी जो मैंने आपको बताया था, यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसमें रेड प्लस आता है, इसमें रेड प्लस रेड आता है, रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डेजर्टिफिकेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, इस तरह करके है। ये जो है रेड और रेड प्लस यूएनसीसीडी के अंदर आता है, ठीक है। यानी ये कि भाई ड्राउट और डेजर्टिफिकेशन से बचाया जाएगा। इसी तरह हमने यूएफसीसी के सिग्नेटरी हैं, जिसके अंदर हमारा क्या आएगा, वही ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन नहीं होगी। और क्योटो प्रोटोकॉल के हम साइन है, क्योटो प्रोटोकॉल टू यूएनएफसीसीसी, यानी प्रोटोकॉल किसके अंदर आ रहा है, इस फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंदर आ रहा है। फिर एक रॉटरडैम कन्वेंशन है जो भी डिस्कस किया था। रॉटरडैम कन्वेंशन किस पे होती है, ये किस क्लस्टर के अंदर आएगा? रॉटरडैम कन्वेंशन किस कन्वेंशन? हैजर्ड। जी, हैजर्डस के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसका काम क्या था, हैजर्डस केमिकल और पेस्टिसाइड को हम क्या करेंगे, उसका बैन करेंगे, या उसका इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो पर्टिकुलर अमाउंट में होगा, यानी आप बहुत ज़्यादा हैजर्डस केमिकल को इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह कार्टिजाना प्रोटोकॉल है, और ये सीबीडी के हवाले से है। देखिए यूएनएफसीसी का प्रोटोकॉल कौन सा है, क्योटो और मॉन्ट्रियल। क्लाइमेट चेंज का जो कन्वेंशन बना हुआ है उसका प्रोटोकॉल है क्योटो एंड मॉन्ट्रियल। इसी तरह जो हमारा बायो सेफ्टी का या बायोडाइवर्सिटी का प्रोटोकॉल है वो कार्टिजाना प्रोटोकॉल है। इसी तरह स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी किस पे, पॉप्स पे, ठीक है। पॉप्स पे हमारी स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी, जिससे मुराद ये था कि persistent organic pollutants will be either banned or removed। और फिर कंक्लूजन हमारा क्या है, मियास हमने अब तक जो पढ़ा ये सारे मियास से रिलेटेड पढ़े थे। आपको साइड में जो है सीबीडी नजर आ रहा होगा, यूएनसीसीडी नजर आ रहा होगा, यूएनएफसीसीसी नजर आ रहा होगा। तो ये सब जो है, ये ब्लू कलर का ये जो है वो किसका साइन है, ये किसका लोगो है, ये यूनाइटेड नेशंस का लोगो जी। तो
कंक्लूजन ये है कि मिया हेल्प्स टू एड्रेस द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये सारे मियाज जो हैं मुख्तलिफ एरियाज को एड्रेस कर रहे हैं और इन्होंने फैसिलिटेट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। मैनी मियाज लाइक CBD, UNFCCC, UNHCCD covers environmental aspect, biodiversity, climate change and land management, ताकि हम इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल वे में प्रोटेक्ट कर सकें। हम वो किस हद तक कर रहे हैं ये आप सब आपके सामने है। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर था दैट इज़ रेलिवेंट टू द मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स। एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स किस शक्ल में होते हैं, ट्रीटी और कन्वेंशन की शक्ल में, और फिर इसका फंक्शनिंग कैसे होता है, ये इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, रेटिफाई कैसे होते हैं कंट्रीज के अंदर, इसकी शक्लें कितनी है, ठीक है, इसके क्लस्टर्स कितने हैं, ये मैं पेपर में पूछूंगा आप लोगों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लेवल पे भी। फिर उसकी एग्जांपल्स, और पाकिस्तान कितनों का सिग्नेटरी है देख लेते हैं, कितनों का साइन किया इसने। 14 शो हुए यहाँ पे, 14 है। तो आप लोगों को कम से कम 10 तो पता होने चाहिए, ठीक है। एक मैंने जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन का एक पेपर बनाया था उसका आईबा का, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये यूके की सर्टिफिकेशन है, ये प्योर इन्वायरमेंट पे। तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन दिया था कि आप एग्जांपल दें कोई ऐसा कन्वेंशन जिसको आपके कंट्री ने अडॉप्ट किया हो यानी साइन किया हो और फिर उसके हवाले से उसको रेटिफाई किया हो। इस तरह के क्वेश्चन उसके अंदर आए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है। तो ये स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। मैं मीनवाइल जो है किसी ने अगर क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे पूछ ले। मेरे ख्याल में आपको सब समझ में आ गया ना। लिंक ये अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं वो अपलोड, मैं भी आपको ना बाकी अच्छा, फिर देख एक स्टूडेंट लेंगे ने डिटेल में, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेंगे आपसे। मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा फिलहाल सर एक चीज पूछनी थी। बोलो नुमान। सर ये कार्टिजिना प्रोटोकॉल है ना, इसके अंदर एक चीज है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये क्या चीज है? हाँ ये मैं बताता हूँ। जीएमओ क्या होता है, कार्टिजेना GMO। प्रोटोकॉल एंड बायोसेफ्टी। वो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है इसकी ट्रांसबॉर्डिंग मूवमेंट है, यानी आप इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को आप एक जगह से दूसरी जगह क्या कहते हैं वो नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये कहलाती है ट्रांसबॉन्डरी मूवमेंट। मिसाल के तौर पे एक ऐसी स्पीशीज है जो जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुकी है, अब आप उसको उठा के चाइना से उठा के पाकिस्तान में ले आएंगे। अभी हुआ है ना, ये कौन सा वायरस है, कोरोना ने क्या किया है, ये तो किया है, यही हुआ है। हाँ अभी हम वो एक और भी तो आ गया, उसकी म्यूटेंट फॉर्म आ गई ना। म्यूटेंट फॉर्म आ गई ना कि जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आपने उसकी जेनेटिक्स चेंज की और ऑर्गेनिज्म की, उसको कुछ और बनाया और फिर उठा के उसको उसकी माइग्रेशन कर दी, यानी एक कंट्री से उठा के दूसरी कंट्री में ले जाना, ये कहलाता है ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट। तो ठीक है, तो ये भी बैन है, ये प्रोटोकॉल बैन करता है कार्टिजेना प्रोटोकॉल जो है। जैसे हाँ जीएमओ समझ नहीं आ रहा था, वही समझना था। समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है, पूछ लिया तुमने। जी सर अब समझ आ गया। अच्छा जी, मैं एक गो थ्रू कर लेता हूँ आपकी अटेंडेंस पे कौन कौन आ जाए सर, 1 बाय 1। नोमान प्रेजेंट, शहरियार अहमद प्रेजेंट, सैयदा कंजा महक, यस सर, फवाद अख्तर, मोहम्मद राहील, हेलो, यस सर, एहसन खटक जी, जिसकी आवाज आ रही है ना उसकी अटेंडेंस लगाऊंगा मैं। यस सर, मेरी आवाज आई आपको? आ गई आवाज आई। इशरा महक जी सर। प्रेजेंट। अमजद हुसैन, एहसान खटक प्रेजेंट सर। ओके ओके ओके, जो प्रेजेंट होता जा रहा है वो साइलेंट कर ले अपना। हसन अहमद कुरैशी, जी सर प्रेजेंट। जीशान अंसारी, प्रेजेंट सर। मुझे पता था प्रेजेंट नहीं होगा, अच्छा है प्रेजेंट है। मोहम्मद राहील है सर आपके साथ साथ। मोहम्मद राहील सर प्रेजेंट। नय्यरीन जी सर प्रेजेंट। नय्यरीन अरशद, जी सर प्रेजेंट। अच्छा बदर इकबाल, प्रेजेंट सर। महामतीक, प्रेजेंट सर। तला इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। सैयद अनस,
प्रेजेंट सर। उस्मान तो नहीं है, उस्मान को छोड़ दो। प्रेजेंट सर। ओके, फिर आप इसको देख लीजिएगा। मैं ये लिंक जो है ना मैं यूट्यूब पे अपलोड करके सर मैं भी तो हूँ। आप अच्छा सर मेरी बात भी सुने, अटेंडेंस ले लें सर। ले ली। अच्छा बिल्कुल बैटरी रो है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। ओके फिर अल्लाह हाफिज। ठीक है सर। सर मेरी पे लगा दें अल्लाह प्रेजेंट हाफिज सर। सर। मैं अटेंडेंस लग गई।